इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक महत्वपूर्ण डिसीजन होता है किसी फर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का रिलेशन होता है फंड्स के इन्वेस्टमेंट से, कि जो फंड्स हैं वो बिजनेस की एसेट में इन्वेस्ट किए जाएं, बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किए जाएं या कम किए जाएं, ज्यादा किए जाएं, नहीं किए जाएं, ये सब डिसीजन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजन भी कहलाते हैं और इनका रिलेशन होता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज से, कि करंट एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करके रखना है, करंट लायबिलिटीज को कितना तक मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है इसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं और इसका रिलेशन होता है फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने से, किसी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया जाए, कितना किया जाए। वर्किंग कैपिटल, अब बात आती है वर्किंग कैपिटल क्या है। तो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, जो दिन रोज के कार्यों के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, जितने धन की आवश्यकता होती है, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें हम जो हमें रोजमर्रा के काम के लिए जितनी कैपिटल चाहिए, जितना धन चाहिए, जितनी पूंजी चाहिए, उसका एक आइडिया लगाते हैं क्वांटिटेटिवली। और वो आइडिया ये होता है कि जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं उनको मान के चलते हैं कि ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, हमारी टोटल ऑफ करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस, उनको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मानते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें हम सारी की सारी करंट एसेट्स को ये नहीं मानते कि ये वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि करंट एसेट्स में से हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास करंट का एक चार्ज होता है, इसलिए करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को घटा दें तब जितना हमारे पास अमाउंट बचता है वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल के कुछ और कंसेप्ट हैं, जैसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या रेगुलर वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का वो लेवल, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट का उतना लेवल जो किसी बिजनेस को हर हाल में मेंटेन करके रखना चाहिए अपने पास, उसको कहते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल उतनी अमाउंट हमें हमेशा चाहिए, चाहे वो इन्वेंट्री के फॉर्म में चाहिए, चाहे वो कैश के फॉर्म में चाहिए, इससे नीचे लेवल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेवल नीचे गया तो बिजनेस करने में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल या सीजनल वर्किंग कैपिटल। जैसा नाम से पता चल रहा है ये वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी टाइप की होती है, सीजनल वर्किंग कैपिटल भी कहलाती है, यानी कि कोई खास मौका जब आता है, सीजनल डिमांड अचानक बढ़ जाती है, तो उस समय हमें ज्यादा स्टॉक चाहिए, ज्यादा स्टोर चाहिए, ज्यादा कैश चाहिए, ज्यादा फंड चाहिए, केवल उतने पीरियड के लिए। अचानक जब कोई सीजनल डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद जैसे ही वो सीजन निकल जाता है फिर नॉर्मल हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतनी अमाउंट को टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। कुछ वेल नोन कमेटीज हैं जिनको अपॉइंट किया गया था एग्जामिन करने के लिए क्रेडिट लिमिट कमर्शियल बैंक के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण कमेटी है। दहेजिया कमेटी 1968 में बनी, इसने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी। टंडन कमेटी 1974 में बनी, इसने अपनी रिपोर्ट 1975 में दी। और चोरे कमेटी 1979 में बनी, इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में दी। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के सोर्स क्या हैं। तो वर्किंग कैपिटल हमें कहां से प्राप्त होती है, इसके जो सोर्स हैं वो भी दो तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स हो सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के, इनमें इक्विटी, डेट, रिटेन्ड अर्निंग। दरअसल वर्किंग कैपिटल का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हर हाल में हमें चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहते हैं, तो उस पार्ट का कुछ हिस्सा हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस से अरेंज करके रखना चाहिए ताकि उसको हम लंबे समय तक बनाए रख सकें। शॉर्ट टर्म सोर्स वो सोर्स होते हैं जिनसे हमें कुछ समय के लिए ये वर्किंग कैपिटल की अमाउंट मिल जाती है। इसमें डेप्रिसिएशन फंड, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड क्रेडिट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद आता है कैपिटल बजटिंग। अभी तक हमने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म जो आता है वो कैपिटल बजटिंग में आ जाता है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब बिजनेस की अपनी एसेट में, अपनी फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट से है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल बजटिंग का
कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको मैक्सिमाइज किया जाए। अब एक टर्म आती है कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना स्केयर्स फंड्स को। दरअसल किसी भी फर्म के पास जो फंड होते हैं वो हमेशा स्केयर्स होते हैं, दुर्लभ होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी फंड आ जाएंगे हमारे पास। तो हर संस्था के पास एक लिमिट होता है स्कोप फंड्स का। फंड हमेशा स्केयर्स रहते हैं। तो जो फंड होते हैं अब उनको यूज कहाँ किया जाए। फर्म के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अब कौन से प्रोजेक्ट में लगाया जाए, किसमें नहीं लगाया जाए, किसमें कितना लगाया जाए, तो इस सब बात को डिसाइड करना ही कैपिटल राशनिंग कहलाता है। कि हम सब जगह तो नहीं लगा सकते फंड, तो जिन जगहों पे लगाएंगे इससे रिलेटेड डिसीजन कैपिटल राशनिंग कहलाता है। और ये इस तरीके से किया जाता है ताकि जो ओवरऑल रिटर्न है फर्म के वो मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए। यह एक प्रोसेस है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट किए जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। कुछ प्रोजेक्ट पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि भी इससे ज्यादा इसमें फंड नहीं लगाया जाना है। कैन बी अंडरटेकन बाय द कंपनी, जो कंपनी जिन प्रोजेक्ट को कर सकती है। पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कैपिटल दैट कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। साथ ही साथ कैपिटल पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि इतने अमाउंट से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं उन पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि इनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनमें नहीं कर सकते। कैपिटल पे भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि इतना तक यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग इवैल्यूएशन। अब जो कैपिटल बजटिंग का मेथड है काफी महत्वपूर्ण होता है। उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, बिल्डिंग बनाएं या नहीं बनाएं, नई ब्रांच बनाएं या नहीं बनाएं। ये सारे डिसीजन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट रखते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट इनमें होता है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम ये चेक करें कैपिटल बजटिंग के लिए कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा भी कि नहीं रहेगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जिनके जो मेथड्स हैं इनको दो हिस्सों में बांट लिया जाता है। एक होते हैं नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, इनको ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। दूसरे होते हैं डिस्काउंट मेथड यानी कि डिस्काउंटिंग मेथड, और मॉडर्न मेथड भी इनको कहा जाता है। नॉन डिस्काउंट मेथड्स में आ जाते हैं अर्जेंसी मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, पोस्ट पे बैक मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और जो डिस्काउंटिंग मेथड से मॉडर्न मेथड, इनमें आ जाते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सबसे पहले देखते हैं अर्जेंसी मेथड। अर्जेंसी मेथड जैसा नाम से पता चल रहा है, तो इसमें केवल अर्जेंसी जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, हम देखेंगे अर्जेंट कौन सा है, बहुत जरूरी कौन सा है। सपोज करिए कि हमारी बिल्डिंग में कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि उसकी जो छत है वो लगा कि भी अब ये ज्यादा दिन रह नहीं पाएगी, तो ये अर्जेंट है। अब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है, हमें वो हर हाल में सही करानी ही पड़ेगी। तो अर्जेंसी के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। इसमें इसका मेरिट है कि ये सिंपल है और क्विक डिसीजन हो जाता है। इसका एक डीमेरिट भी है कि अनसाइंटिफिक मेथड होता है, क्योंकि इसमें हमें तुरंत डिसीजन लेना है, बाकी पहलू रिटर्न वगैरह का पहलू इसमें नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट होता है पे बैक, इसको पे आउट या पे ऑफ पीरियड मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में, पे बैक पीरियड मेथड में, जो पे बैक का पीरियड होता है वो एसरटेन किया जाता है किसी प्रोजेक्ट का। पे बैक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो 10 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कितने दिन में बैक कर देगा हमारा बिजनेस। मान लो 1 लाख हर साल वो करता है रिटर्न हमें, तो इसका मतलब 10 ईयर से इसका पे बैक पीरियड हो गया, 10 साल में वापस आ जाएगा पैसा। पे बैक पीरियड जो होता है वो समय होता है जितने में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको मिल जाएगा प्रोजेक्ट से। जो प्रोजेक्ट शॉर्टेस्ट पे बैक पीरियड देता है उसको बेस्ट मान लिया जाता है इस मेथड में। मान लो दो प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट 5 साल में रिटर्न दे रहा है सारा का सारा, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो 8 साल में दे रहा है, तो हम कहेंगे पहले वाला प्रोजेक्ट अच्छा है, 5 साल में ही हमारा सारा पैसा रिटर्न आ जाएगा। पेबैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है और एनुअल कैश फ्लो हमारा 2 लाख है, तो इसका मतलब इनिशियल जो एनुअल कैश फ्लो जो है एनुअल वो 2 लाख है, और इनिशियल शुरू में जो हम लगा रहे हैं वो 10 लाख है, तो इसका मतलब 5 साल में हमारा सारा रिटर्न हमें वापस आ जाएगा। इसका मेरिट है, इसके लाभ हैं कि कैलकुलेट करने में आसान होता है, अंडरस्टैंड करने में इजी होता है, ये रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑब्सोलेसेंस की वजह से, अप्रचलन, क्योंकि अप्रचलन का खतरा कम हो जाता है, जो जल्दी रिटर्न दे रहा है वो ज्यादा अच्छा मान लिया जाता है। डीमेरिट इसके होते हैं, इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें टाइम वैल्यू का कोई स्थान नहीं है। हमने सीधा देखा 10 लाख हमारे 5 साल में आगे 10 लाख आ गए, लेकिन ये नहीं देखा कि आज के जो 10 लाख हैं और आने वाले 5 साल बाद हमें जो 10 लाख मिलेंगे उनके टाइम वैल्यू में अंतर है। आज का 10 लाख अगर हम बैंक में रख दें तो 5 साल बाद वो हो सकता है 13 लाख हो जाए। इसका मतलब जो हमें 5 साल बाद मिल रहे हैं अगर वो 13 लाख होंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख है। अगर हमें 5 साल बाद 10 लाख मिल रहे हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू तो 10 लाख से कम है।
तो इस चीज को इग्नोर कर देता है, इग्नोर करता है कैश इनफ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड। साथ ही साथ हमें 5 साल में पे बैक मिल गया, सारा पैसा वापस मिल गया, अब उसके बाद वाले पीरियड को ये चेक नहीं करता है। हो सकता है कि पहला प्रोजेक्ट हमें 5 साल में पैसा वापस कर रहा हो, लेकिन उसके बाद आने वाले 3 साल तक ये रिटर्न दे। दूसरा प्रोजेक्ट है, हो सकता है हमारा पैसा 8 साल में रिटर्न कर रहा हो, लेकिन ये आने वाले 15 साल तक हमें रिटर्न देता रहे। तो इस बात को जो बाद वाला पीरियड है वो इसमें इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। पोस्ट पेबैक जो प्रॉफिटेबिलिटी मेथड है, ये पोस्ट पेबैक का मतलब पेबैक के बाद वाले पीरियड को ध्यान में रखता है। ये मेथड इस लिमिटेशन को ओवरकम कर देता है, दूर कर देता है जो पेबैक पीरियड मेथड में है, जिसमें हम ये कह रहे थे कि केवल रिटर्न के 5 साल ध्यान में रख के बाद बाकी के साल भूल गए। यहाँ पे जो कैश इनफ्लो होते हैं आफ्टर द पे बैक पीरियड, उस पे बैक पीरियड के पूरा होने के बाद जो टाइम होता है उसको कंसीडर किया जाता है इस मेथड में, उनको भी देखा जाता है, असेस किया जाता है। रियल प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है प्रोजेक्ट की, उसको इसमें असेस किया जा सकता है। आफ्टर पे बैक पीरियड जो रिटर्न होते हैं उनको कहते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। जैसे मान लो 5 साल में पे बैक हो गया, अब उसके बाद जितने भी प्रॉफिट हमें मिलेंगे जितने साल तक, वो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कहलाएंगे। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का तरीका है कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो देखेंगे एस्टिमेटेड लाइफ माइनस पे बैक पीरियड। मान लो एस्टिमेटेड लाइफ है हमारी एसेट की 15 साल तक चलेगी वो, और पे बैक पीरियड 5 साल है, तो इसका मतलब आने वाले 10 साल तक हमें जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेंगे, कैश इनफ्लो होंगे, वही पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कहलाता है। प्लस सॉल्वेज वैल्यू, साथ ही साथ इसमें सॉल्वेज वैल्यू को ध्यान में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये 10 साल तक तो हमें रिटर्न देगा। अब 15 साल का जब पीरियड पूरा हो जाएगा, 5 साल पांच साल पे बैक पीरियड वाले और 10 साल पोस्ट पे बैक पीरियड वाले, इसके बाद जो अब बचेगा हमारे पास 15 साल के लास्ट में, तो उसकी कोई तो वैल्यू बचेगी जो मशीन होगी, चाहे वो स्क्रैप ही है, लेकिन बिकेगा, उससे पैसा तो मिलेगा, तो जो मिलेगा वो भी रिटर्न है, इसलिए वो भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे सपोज करिए इसी एग्जांपल में कि मान लीजिए 5 साल में हमें सारे रिटर्न मिल गए, अगले 10 साल तक हमें ये 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए देता रहा, तो 20 लाख मिल गए। और जब 10 साल भी समाप्त हो गए, 5 साल के बाद, 5 साल तो पे बैक पीरियड वाले और 10 साल पोस्ट पे बैक पीरियड वाले भी समाप्त हो गए, तो बाद में जो मशीन बची मान लीजिए वो 1 लाख की बिक गई, तो इसका मतलब 20 लाख प्लस 1 लाख ये भी रिटर्न हो गया हमारा, पोस्ट पे बैक में ही आ जाएगा। इसका मेरिट है, ये भी कैलकुलेट करने में आसान है, समझने में आसान है, और ये कंसीडर करता है उस कैश इनफ्लो को भी जो पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ में मिलता है। इसके डीमेरिट इग्नोर करता है टाइम वैल्यू को, ये भी इग्नोर करता है, इवेल्युएट करता है केवल कैश बेसिस को, बाकी अन्य बेसिस को ये इवेल्युएट नहीं करता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, और इसको अनएडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिया जाता है किसी प्रोजेक्ट का, जिस प्रोजेक्ट को हम एवोल्यूशन करना चाह रहे हैं उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि एज एन एवरेज हर साल हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा, इसको कैलकुलेट किया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे और एन एवरेज इन्वेस्टमेंट, या तो एवरेज इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट अर्न करेगा हाईएस्ट एआरआर उसको बेस्ट मान लिया जाता है। जैसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अगर हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट, जो औसत हमें एनुअल प्रॉफिट मिलेगा अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर निकालेंगे इसी मेथड में, ये भी सेम ही मेथड है, बस फर्क कितना आ जाता है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे निकलता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इसके मेरिट्स हैं, कैलकुलेट करने में ये भी आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बेस्ड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे, और कंसीडर करता है टोटल बेनिफिट जो प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है, यानी कि जो अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है जो वास्तव में हमें नेट प्रॉफिट मिलने वाले हैं उन पे बेस्ड है ये। इसके डीमेरिट हैं, ये इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, ये भी इग्नोर करता है। इग्नोर करता है री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट का री इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है या नहीं है। प्रॉफिट एक वेग कॉन्सेप्ट है, इसमें हम प्रॉफिट को देखते हैं, लेकिन कौन सा प्रॉफिट लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लें, या ग्रॉस प्रॉफिट लें, या नेट प्रॉफिट लें। तो प्रॉफिट अपने आप में एक वेग कॉन्सेप्ट है। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है, ये मेथड इनफ्लोज को कंसीडर करता है प्रेजेंट वैल्यू पे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में जो इनफ्लो मिलेंगे हमें अपने प्रोजेक्ट से, उनकी प्रेजेंट वैल्यू चेक करी जाती है कि 1 साल बाद हो सकता है हमें 1 लाख मिल रहा है, लेकिन 1 साल बाद जो 1 लाख मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है।
प्रेजेंट वैल्यू को ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करिए अगर हम 90,000 रुपए लगाते हैं आज और 1 साल बाद सपोज करिए इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा करके 1 लाख रुपए टोटल हो जाए, यानी कि 10,000 ब्याज हो जाए, तो 1 साल बाद ये हो जाएंगे 1 लाख। अब इसका मतलब हुआ ये तो हमने किया है एप्रिसिएशन इसका डिस्काउंटिंग इस तरीके से करते हैं कि अगर मान लो 1 साल बाद इसी रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें 1 लाख का रिटर्न मिलेगा हमारे बिजनेस से, तो हम जानना चाह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इसी तरीके से जो प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग का, पहले वहां इंटरेस्ट लगा रहे थे 10,000, अब इसमें डिस्काउंटिंग लगेगा 1 साल का, यानी कि उल्टा हो जाता है वही कैलकुलेशन, तो 10,000 माइनस होकर के 90,000 रह जाएगा, तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो 90,000 बचेगी। यही टाइम वैल्यू का फंडा है, डिस्काउंटिंग का फंडा है। प्रेजेंट वैल्यू इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। जो फ्यूचर का कैश इनफ्लो है उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू, यानी कि आफ्टर डिस्काउंट को यहाँ पे इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, उसको घटाने के बाद जो वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होता है वो डिफरेंस होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। देखिए कैश आउटफ्लो कैसे होते हैं कि जैसे हमने आज मशीन खरीदी एक, तो वो आउटफ्लो हो गया, अब उस पर रिपेयर पे भी खर्च होगा तो वो भी आउटफ्लोज ही होंगे, तो उन सारे आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू देखा जाता है, और जितने भी इनफ्लो होंगे, जितना भी रिटर्न मिलेगा हमें, उसको भी, उनको सबको देखा जाता है, इनफ्लोज को, उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। जो प्रोजेक्ट पॉजिटिव एनपीवी देता है उसको बेनिफिशियल माना जाता है, और जो प्रोजेक्ट हाईएस्ट एनपीवी देता है उसको बेस्ट माना जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो में से माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो। इसके मेरिट है, ये रिकॉग्नाइज करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, टाइम वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, कंसीडर करता है टोटल बेनिफिट्स को, और बेस्ट मेथड माना जाता है सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट हैं उनमें ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। इसके डीमेरिट्स हैं, डिफिकल्ट है कैलकुलेशन में थोड़ा, नीड डिस्काउंट फैक्टर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट फैक्टर चाहिए। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है कि जैसे हम जब आगे के लिए हम लगाते हैं तब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ देते हैं, लेकिन इसी को जब हम बैक करते हैं तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन पॉइंट्स की जरूरत होती है, जिनको हम डिस्काउंट फैक्टर्स कहते हैं। नॉट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट हैविंग डिफरेंट इफेक्टिव लाइफ्स। ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी जो इफेक्टिव लाइफ है वो अलग अलग है, कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का, तो वहां पे ये सूटेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इस मेथड में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है हर एक प्रोजेक्ट का। जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करते हैं डिवाइड करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। प्रोजेक्ट हैविंग द हाईएस्ट इंडेक्स, जिसका इंडेक्स सबसे हाई रहता है उसको बेस्ट माना जाता है, और इसको कैलकुलेशन करने का तरीका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जितने भी इनफ्लोज होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली जाती है, अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू 100, तो ऐसा करके हमारे पास इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके लिए हमें पहले से कोई रेट पता नहीं होता है, हम रेट को ढूंढते हैं कि वो कौन सा रेट होगा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर हो जाएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक टाइम एडजस्टेड टेक्निक है, ये कवर करता है डिसएडवांटेजेस को जो ट्रेडिशनल टेक्निक है। आईआरआर का मतलब होता है रेट ऑफ डिस्काउंट, वो डिस्काउंटिंग रेट जिस पे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज की इक्वल हो जाएगी कैश आउटफ्लोज की वैल्यू के, यानी कि जितना आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मशीन में हम 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले 10 साल में हमको इनफ्लोज मिलेंगे। अब उन फ्लोज पे जितने भी मिलेंगे 1 लाख 2 लाख 4 लाख पर एनम, उन सब के हम डिस्काउंटिंग कितना करें रेट, जिससे कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू पूरी 10 लाख ही आ जाए। तो ये इसका तरीका है। इसमें एवरेज एनुअल कैश फ्लो जो होता है उसको निकालने का तरीका है टोटल कैश इनफ्लो जितने भी होंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और पीवी फैक्टर निकाला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं एवरेज एनुअल कैश फ्लो से। रेट इज फाउंड आउट विद दिस फैक्टर फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी टेबल। अब इसके बाद जो रेट है उसको एन्युटी टेबल में प्रेजेंट इसके फैक्टर से कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरिट्स, इसके मेरिट हैं, कंसीडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टाइम वैल्यू को कंसीडर करता है, टेक्स इनटू अकाउंट द टोटल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पूरे कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को कंसीडर करता है, गिव्स द नियरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, और ये नियरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न देता है, एकदम 100% एक्यूरेट तो नहीं देता लेकिन उसके नियरेस्ट दे देता है जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके बराबर हो जाए। डीमेरिट्स इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन, इसकी जो कंप्यूटेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, गिव्स मल्टीपल रेट विच में बी कंफ्यूजिंग फॉर टेकिंग डिसीजन, कई दफे अलग अलग कैलकुलेशन करने पे रेट मल्टीपल दे सकता है जिससे कंफ्यूजन होगा। कैलकुलेशन में एज्यूम करता है कि ऑल इंटरमीडिएट कैश इनफ्लोज, जितने भी इंटरमीडिएट कैश फ्लोज होंगे उनको री इन्वेस्ट किया जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, विच इज नॉट रियल, जो कि वास्तव में रियल
नहीं है। ये एज्यूम करता है कि बीच बीच में जो कैश इनफ्लो मिलेंगे हमें वो उनको हम फिर से री इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो ऐसा वास्तव में कोई जरूरी नहीं है ऐसा हो। तो ये था आज का डिस्कशन। आज इसमें हम एमसीक्यू शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि ग्रुप में ही एमसीक्यूज डाल दिए जाएं ताकि वहां पे लोग चेक करके देख लें, वहीं पे आंसर डाल दिए जाएं। तो ग्रुप में इसके क्वेश्चंस में डाल दूंगा और उनके आंसर भी डाल दूंगा नेक्स्ट डे, आप उनको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।